हेलो दोस्तों, हाय गाइज, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित, आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर ये पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग साथियों सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं आपको डीएलएड तृतीय सेमेस्टर 2022 सेकेंड ईयर 2022 का मैं हिंदी का प्रश्नोत्तरी पूरा कंप्लीट सॉल्व कराएंगे। साथ ही आप लोग इस सेशन में ज़रूर से ज़रूर जुड़ने का पूरा प्रयास कीजिए और देखिए, ठीक है। चलते हैं साथी आपके पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको आप देखिए थोड़ा। देखिए, चलते हैं साथी। अब ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं। किससे विकृत का मतलब होता है परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन होकर के, मतलब चेंज होकर के, संस्कृत से चेंज होकर के हिंदी में आए हैं। तो वह क्या होगा साथी? वह होगा तद्भव। क्या होगा? तद्भव। देशज होगा नहीं, तत्सम होगा नहीं, विदेशी होगा नहीं। चलिए ठीक है, आपको इसकी व्याख्या बताते हैं साथी। व्याख्या समझने का प्रयास कीजिए कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द कहा जाता है। उन्हें क्या क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे आग, वीर, छत, ईटीसी, ये सब क्या है? तद्भव शब्द है। वहीं हिंदी भाषा में संस्कृत के कुछ शब्द मूल रूप से ज्यों के त्यों मतलब हूबहू उसी के अनुरूप में प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, अश्रु, गृह आदि। ठीक है, अग्नि तत्सम शब्द है, अश्रु तत्सम शब्द है, गृह जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, अग्नि का मतलब आग हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथी। आपके अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो निहाल उनकी महादेवी वर्मा की रचना है। गिल्लू भी है, निहार भी है, नीरजा भी है, लेकिन पूछा है कौन सी रचना नहीं है। तो ढलुआ कलब यही रचना उनकी नहीं है। पूछा है आपके क्वेश्चन में कि महादेवी की रचना नहीं है, तो महादेवी की रचना ढलुआ कलब। ठीक है, यही ऑप्शन पहला सही होगा। चलिए इसकी व्याख्या में आपको देखिए, महादेवी वर्मा की निम्न रचनाएं हैं। नीरजा है, निहार है, गिल्लू है, रश्मि है। यामा पर उनको क्या मिला था? पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, क्या दिया गया था? यहाँ उनको पुरस्कार दिया गया था यामा पर। ठीक है, तथा अतीत के चलचित्र ये सब क्या है? महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, अब ढलुआ क्लब किसकी रचना है? तो ढलुआ क्लब की रचना बाबू गुलाब राय की है। ढलुआ क्लब की रचना किसकी है? बाबू गुलाब राय की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए सटीक मुहावरा है। पूरी तरह से क्या कर देना? मना कर देना, इसके लिए क्या है? सटीक मुहावरा। क्या है? सटीक मुहावरा। तो अंधे की लाठी, इसका होगा एकमात्र सहारा। ठीक है, अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख या बेवकूफ। ठीक है, अंगूठा दिखाना, इसका सटीक मुहावरा क्या होगा साथी? इसका सटीक मुहावरा होगा हमारा सी ऑप्शन, अंगूठा दिखाना। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लीजिए। तो व्याख्या में क्या है साथी?
पूरी तरह से मना कर देना। अंगूठा दिखाने का मतलब है कि पूरी तरह से मना कर देना। इसके लिए सटीक मुहावरा अंगूठा दिखाना है। चलिए, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख या बेवकूफ़ी के काम करना। अगला है अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि नष्ट होना। क्या है? बुद्धि नष्ट होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मधुशाला के रचयिता हैं। क्या है? मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। जयशंकर प्रसाद होंगे नहीं। इनकी रचना है कामायनी या कामायनी के बाद में आंसू, लहर, झरना, ये सब इनकी है। महादेवी वर्मा की है नीरजा, रश्मि, निहाल, यामा, ये सब महादेवी वर्मा की रचना है। लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है पत्थर के घर, आज रचना इनके हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी के। चलिए, अब इसमें ऑप्शन मधुशाला के रचयिता होंगे हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावादी काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। किस काल के? छायावादी काल, उत्तर छायावादी काल के कवियों में से एक थे। उनकी प्रसिद्ध कृति मधुबाला है। क्या है? उनकी प्रसिद्ध कृति क्या है? मधुबाला है। इनकी अन्य रचनाएं मधुकलश, मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत तथा आत्म परिचय, ये सब इनकी रचनाएं हैं। लेकिन हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं जो 3 थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। देखिए, सबक क्या होता है साथी? सबक। ठीक है, क्या है? सबक। अब देखिए, इसमें मधु सब में लगा है, मधु इसमें भी, मधु इसमें। सा यहाँ से ले लिए, ब यहाँ से ले लिए हैं, का यहाँ से ले लिए हैं। तो सबक से अब मैं आपको यह जो है ट्रिक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझिएगा। चलिए, सबक में क्या होता है? सा से साथी, सा से हमारा होगा मधुशाला। क्या होगा? मधुशाला। बा से क्या होगा? मधुबाला। क्या होगा? मधुबाला। और का से क्या होगा? मधुकलश। क्या होगा? मधुकलश। ठीक है, अब देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। इसमें मधु सब में है। देखिए, मधु इसमें भी है और मधु यहाँ इसमें भी है। ठीक है, लेकिन साला, सा को यहाँ से ले लिया हूँ, बा को यहाँ से ले लिया हूँ, का को यहाँ से ले लिया, इसीलिए बन गया हमारा ट्रिक क्या? सबक। ठीक है, यह हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें इनकी एक कृति है, वो कृति जो है मधुबाला है। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है साथी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण है। टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, जो टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया है, वह एक महत्वपूर्ण अंग है। तो किसका एक अंग है? मूल्यांकन का होगा नहीं, मेजरमेंट मापन का भी नहीं है। किसका होगा? छात्र का होगा, शिक्षक का भी नहीं होगा। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग छात्र है, क्योंकि सभी गतिविधियां और पूरी प्रक्रिया शिक्षार्थी छात्रों के इर्द गिर्द केंद्रित और नियोजित होते हैं। ठीक है, अब आपका आता है अगला क्वेश्चन 6, जिसमें अति लघुत्तरी है।
अति लघुत्तरीय प्रश्न। आप इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा है कि कथा सम्राट के रूप में हिंदी में कौन विख्यात है। कथा सम्राट के रूप में हिंदी में कौन क्या है, विख्यात है। क्या है, कथा सम्राट के रूप में हिंदी में मुंशी प्रेमचंद विख्यात है। कौन है, मुंशी प्रेमचंद विख्यात है, क्योंकि इन्होंने हिंदी कहानी को जन जीवन की समस्याओं से जोड़ने का सराहनीय प्रयास किया है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम लिखिए। हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे। इनकी जो आत्मकथा थी हरिवंश राय बच्चन की, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की बहुप्रशंसित आत्मकथा है। कैसी कथा है, बहुप्रशंसित आत्मकथा है तथा हिंदी साहित्य की एक कालजयी कृति है। इसके 4 खंडों इसको या इसके 4 खंडों में बांटने का प्रयास हरिवंश राय बच्चन ने किया है। ठीक है, तो इनको जो है आत्मकथा जो इनकी है, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसको मैं 4 खंडों में बांटने का प्रयास किया है। चलिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, 1 2 3 4 कितने खंडों में बांटने का प्रयास किया है, 4 खंडों में विभाजित करने का प्रयास किया है। ठीक है, राम ने रावण को मारा। किसने मारा, राम ने रावण को मारा। वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। राम ने रावण को मारा, वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो कर्मवाच्य की बात किया है, पहले कर्तवाच्य को आप समझिए। कर्तवाच्य, राम ने रावण को मारा, यह हमारा क्या है, यह कर्तवाच्य है। कर्मवाच्य में समझिए, राम द्वारा मारा गया। किसके द्वारा, कर्मवाच्य में। रावण राम के द्वारा मारा गया, शुद्ध तो यह होना चाहिए, लेकिन लिखा गया है क्या कि रावण राम द्वारा मारा गया। इस वाक्य में क्रिया मारा गया का रूप बदल कर कर्म रावण को प्रधानता दी गई है। ठीक है, चलिए, आधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ लिखिए। आधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा, मूर्ख होना। आधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मूर्ख होना। ठीक है, तो जो किसी कार्य को सही करने के बजाय उसे और अधिक उलझा देता है, सही करने के बजाय उसे और अधिक क्या कर देता है, उलझा देता है, उसे मूर्ख की श्रेणी में रखा जाता है। वाक्य प्रयोग, ब्रजेश तो आधी खोपड़ी का आदमी है, उससे बात करेंगे तो अपना ही समय और दिमाग खराब होगा। ठीक है, यह एग्जाम्पल हो गया आधी खोपड़ी का। तो आधी खोपड़ी का मुहावरे का अर्थ है कि मूर्ख होना। ठीक है, चलिए अब देखिए सुलेख किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सुलेख किसे कहते हैं। सुलेख का अर्थ होता है लिखावट। ठीक है, अर्थ, सुलेख में जो सुंदर लेख लिखा जाता है, कहने का मतलब सुलेख अर्थात लिखावट सुधारने के लिए लिखा गया है। लिखावट सुधारने के लिए लिखा गया लेख सुलेख कहलाता है। ठीक है, सुलेख को सुंदर लेखन या हस्तलेख कहा जाता है। इसमें लिपि को सुंदर
और आकर्षक तरीके से लिखा जाता है। सुलेख का अभ्यास से एकाग्रता, धैर्य और कल्पनाशीलता को विकसित करने में मदद करता है। अतः सुलेख शब्द का प्रयोग हाथ से लिखे गए सुंदर अक्षरों के लिए होता है। सुलेख को अंग्रेजी में कहते हैं कोलिग्राफी। सुलेख को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोलिग्राफी एंड तथा गुड हैंड राइटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुड हैंड राइटिंग कहते हैं। ठीक है साथी, आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर 11, इसमें क्वेश्चन पूछा है किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर 4 पंक्तियां लिखिए। तो राष्ट्रीय पर्व आपको बताए हैं कितने होते हैं? 3। एक होता है 26 जनवरी, एक होता है 15 अगस्त और एक होता है 2 अक्टूबर। ठीक है, ये क्या है? 26 जनवरी, ये क्या है? 15 अगस्त और ये क्या है? 2 अक्टूबर। ठीक है, ये राष्ट्रीय पर्व है। तो किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर 4 पंक्तियां लिखना है। तो सबसे आसान पंक्तियां लिखने में आपका रहेगा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, इस पर लिख दी। तो गांधी जयंती राष्ट्रीय पर्व, गांधी जयंती हमारे देश का एक राष्ट्रीय पर्व है। कैसा पर्व है? राष्ट्रीय। या हर वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इस दिन भारत में सार्वजनिक अवकाश, कैसा अवकाश? सार्वजनिक अवकाश होता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है क्या? महात्मा गांधी को बापू तथा राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। चौथा पॉइंट है भारत को आज़ाद कराने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यह सत्य, शांति और अहिंसा के समर्थक थे। कौन थे? सत्य, अहिंसा और शांति के समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी जी। ठीक है साथी, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है लघु उत्तरी प्रश्न। कैसा है? लघु उत्तरी प्रश्न। तो लघु उत्तरी प्रश्न में है क्वेश्चन नंबर 12, लेखन में सुलेख का महत्व बताइए। सुलेख, सुलेख को सुंदर लेखन या हस्तलेख कहा जाता है। इसमें लिपि को सुंदर और आकर्षक तरीके से लिखा जाता है। सुलेख का अभ्यास एकाग्रता, धैर्य और कल्पनाशीलता को विकसित करने में मदद करता है। सुलेख का महत्व, लिखना सिखाने का अर्थ केवल उतना ही नहीं कि बच्चे अक्षरों, शब्दों तथा वाक्यों को लिखने लगे, अपितु मतलब बल्कि यह भी आवश्यक होता है कि वे सुंदर और सुलभ अक्षरों की रचना करें और उचित गति से लिखें। सुलेख बच्चों की शिक्षा का एक आवश्यक पहलू है। क्या है? एक आवश्यक पहलू। आवश्यक का उद्देश्य अपने छात्रों को शुद्ध, सरल और प्रवाहपूर्ण भाषा लिखना सिखाता है। ठीक है, सुलेख के समुचित अभ्यास के बिना अध्ययन का एक पक्ष अधूरा छूट जाता है। पीडी पटनायक के शब्दों में निसंदेह ही लेखन में सुलेख का उतना महत्व है जितना भाषण में सुउच्चारण का है। सुलेख यदि शुद्ध नहीं होता तो भाषा ज्ञान की स्थिति फिर भी अधूरी कही जाएगी। लिखित कार्य में शुद्ध लेखन का अत्यधिक महत्व होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका बनता है, क्वेश्चन नंबर आपका बनेगा सर 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 में क्या है समझिए। मुहावरा और लोकोक्ति के बीच क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है। मुहावरा लोकोक्तियों के बीच में अंतर है मुहावरा में और लोकोक्ति। पहला पॉइंट है मुहावरा एक वाक्यांश होता है
लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है। लोकोक्ति एक क्या होती है? पूर्ण वाक्य होती है। ठीक है, चलिए और देखिए अगले पॉइंट में मुहावरे में काल क्या होगा? मुहावरे में क्या होगा? काल, वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन ही हो जाता है। लोकोक्ति का स्वरूप अपरिवर्तित रहता है। लोकोक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन मुहावरे में परिवर्तन होता है। वो भी किसमें? काल, वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है। तीसरा पॉइंट है मुहावरे का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है, लेकिन लोकोक्ति का क्षेत्र विस्तृत होता है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं साथी। अगला पॉइंट है चौथा और पांचवा। चौथे में मुहावरे की उत्पत्ति अरबी भाषा के मुहाविर से मानी जाती है। अरबी भाषा के क्या होती है? मुहाविर से मानी जाती है। लोकोक्ति की उत्पत्ति लोक में प्रचलित उक्ति या कहावतों से मानी जाती है, है। चलिए पांचवा पॉइंट उदाहरण अंगूठा, अंगूठा दिखाना, अंधे की लाठी का होना, ये सब क्या है? हमारा मुहावरा है। लेकिन इसका उदाहरण क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर, भागते भूत को लंगोटी भली, ये सब क्या है? लोकोक्ति है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका बनता है नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। दीपावली पर्व पर 8 पंक्तियां आपको लिखना है। तो दीपावली पर्व, पहला पॉइंट है दीपावली हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है। दूसरा, यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है, इसे दीपों का त्यौहार कहते हैं। तीसरा पॉइंट, इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे, तभी से यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अगला पॉइंट, इस अवसर पर सभी अपने घरों तथा दुकानों की सफाई करते हैं। दीपावली के एक दिन पहले जो छोटी दीपावली होती है, उस दिन क्या करते हैं? लोग अपने घरों और दुकानों की क्या करते हैं? सफाई करते हैं। अगला पॉइंट है घरों को दीपों और मोमबत्तियों से सजाया जाता है। अगला पॉइंट 6 पॉइंट है इस दिन लोग पटाखे भी जलाते हैं। क्या करते हैं? पटाखे भी जलाते हैं। चलिए अगले पॉइंट पर, इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। दीपावली का त्यौहार हमें अंधकार तथा प्रकाश की विजय की शिक्षा देता है या प्रेरणा देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका बनता है क्या? 15। प्रमुख विराम चिन्हों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रमुख विराम चिन्हों को उदाहरण सहित क्या करना है? स्पष्ट करना है। विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव, विश्राम, रुकना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह बोलते हैं। मोहन पढ़ रहा है, विराम चिन्ह लग गया। ताजमहल किसने बनवाया? प्रश्नवाचक हो गया। विराम चिन्ह के क्या है? प्रकार। विराम चिन्ह के प्रकार में क्या साथी आप समझने का प्रयास कीजिए। पहला पॉइंट है अल्प विराम। क्या है? अल्प विराम, जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, राम के बाद में थोड़ा ठहराव हुआ, थोड़ा रुकावट हुई, उसके बाद में सीता में, फिर लक्ष्मण में, फिर और हनुमान जी में। चलिए अर्ध विराम में देखिए, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े, कुछ अधिक देर तक क्या हो? रुकना पड़े, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अर्ध विराम का प्रयोग कर।
क्वेश्चन समझ में आया होगा जो बताए हैं साथी। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है समझने का प्रयास कीजिए। तद्भव और तत्सम शब्दों में अंतर। इसका सूक्ष्म अंतर होता है ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रचलित होते हैं उसको बोलते हैं तद्भव। ऐसे शब्द जो संस्कृत में या संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में लिखे गए हैं, ठीक है, या जो है तत्सम शब्द होगा। अगला पॉइंट है इसमें, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है कि उससे उत्पन्न अर्थात अपने स्रोत संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। तद्भव इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि उसके समान अर्थ अपने स्रोत संस्कृत के समान होते हैं। अगला पॉइंट है उदाहरण, आगे, माथा, सूरज, भाई इत्यादि। उदाहरण, अस्मित, मस्तक, सूर्य इत्यादि। ये सब क्या है तत्सम है, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। किस पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक परिस्थितियों के अनुरूप भाषा प्रयोग पर अपने विचार दीजिए। औपचारिक में क्या होता है, नियमबद्ध तौर तरीका ये सब पाए जाते हैं, औपचारिक होता है। अनौपचारिक में नियमबद्ध तौर तरीका नहीं होता है, या कहीं भी आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं, या अनौपचारिक होता है। और औपचारिक में क्या होता है कि नियमबद्ध तौर तरीका होने के साथ साथ क्या है, आप किसी चहर दीवारी मतलब किसी एक सुव्यवस्थित जगह पर आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें समझने का प्रयास कीजिए कि औपचारिक भाषा में व्याकरण का सख्त पालन किया जाता है, अनौपचारिक भाषा में क्या होता है, नियम लचीलेपन होते हैं। तो इस तरीके से आपको अभी इसके पहले 2021 वाले सेशन में जो आपका हिंदी का पेपर हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन रिपीट हुआ था, औपचारिक और अनौपचारिक। उसमें भी इसको मैं बहुत अच्छे से बताए हैं साथियों, ठीक है साथियों। चलते हैं, अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 18 पर। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट बता ही दिए, दूसरा पॉइंट देख लीजिए। तीसरे पॉइंट में भी नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखना, व्याख्यान देना, इसी तरीके से है। चौथा पॉइंट है, पांचवा हो गया। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डालिए। मूल्यांकन के महत्व पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का महत्व, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का महत्व। तो उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, उपयोगी शिक्षण विधियों के चयन में सहायक, विद्यार्थियों की प्रगति में सहायक, विद्यार्थियों के वर्गीकरण में क्या है सहायक, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में सहायक, ठीक है साथी। अब आता है अगला पॉइंट, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए क्या करना है, प्रेरित मतलब मोटिवेट, ठीक। विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में सहायता मिलती है, पाठ्यक्रम के सुधार में सहायक होता है। अगला पॉइंट, शिक्षा के सुधार तथा गुणवत्ता उन्नयन में सहायक होती है। अगला पॉइंट, शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करना होता है, ठीक है साथियों। आज की क्लास यहीं पर और यहीं तक क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट होती है, और आपको समझ में आया भी होगा साथी, ठीक है। आप लोग अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए, और जितने भी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के भाई बहन हैं उन लोगों को इस सेशन के माध्यम से जोड़ने का प्रयास कीजिए। आज की क्लास यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।